नमस्कार विद्यार्थियों, पावलोव के सिद्धांत को हम पढ़ रहे थे। कंप्लीट नहीं हुआ था पावलोव का सिद्धांत। पावलोव के सिद्धांत में आगे हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य शब्दावली की। तो देखिए इधर मुख्य शब्दावली। मुख्य शब्दावली में पहला शब्द हम ले रहे हैं विलोप, या हम कहेंगे विलीनीकरण। इंग्लिश में कहेंगे एक्सटिंक्शन। विलोप या विलीनीकरण किसे कहते हैं? तो मैं आपके सामने अब एक बहुत लंबी सी और जटिल लाइन बोलूंगी, उसे आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि अनुबंधन किस किस में स्थापित हुआ था? घंटी और भोजन, घंटी और भोजन दोनों में अनुबंधन स्थापित हो गया। ये आपको पता कैसे चला? जब घंटी की आवाज पर क्या गिरने लगी? लार, मतलब घंटी भोजन, घंटी यानी भोजन, घंटी भोजन दोनों में क्या स्थापित हो गया था? अनुबंधन। ठीक, तो सुनिए, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। बात समझ में आई? बिल्कुल नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने लाइन स्पीड से बोली। अब मैं यही लाइन धीरे बोलूंगी, आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बड़े प्रश्न को पढ़ने का तरीका भी यही होता है। एक बार आप पढ़ोगे, आपके समझ में नहीं आएगा, हिम्मत मत हारना, दोबारा धीमी गति से पढ़ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, फिर तीसरी बार और धीमी गति से समझते हुए पढ़ना, पूरा समझ में आएगा। तो सुनिए, अनुबंधन स्थापित हो ही गया था। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी, अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा, एट लास्ट अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो फिर समझो। अनुबंधन स्थापित हो गया था किस किस में? घंटी और भोजन में। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र घंटी, मतलब घंटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया, भोजन प्रस्तुत नहीं किया, तो कुत्ते ने सोचा जरूर भूल गया होगा व्यक्ति, नहीं आया भोजन, कोई बात नहीं। फिर घंटी बजी, लार गिरी और फिर भोजन नहीं आया, कुत्ते ने सोचा ये क्या चक्कर है, फिर भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी, लार गिरी, धीमी गति से लार गिरी के देखते हैं भोजन आएगा या नहीं आएगा, और फिर भोजन नहीं आया। फिर घंटी बजी, लार गिरी, बहुत धीमी गति से गिरी कि देखते हैं भोजन आएगा या नहीं आएगा, और फिर भोजन नहीं आया। तो फिर घंटी बजी तो लार नहीं गिरी। अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता है? विलोप। बात समझ में आ गई होगी। केवल घंटी, अरे लार इसलिए गिर रही थी क्योंकि भोजन आता था, लेकिन फिर क्या किया गया? बार बार अनुबंधन स्थापित हो गया। अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना क्या कहलाता? विलोप। तो लार का विलोप हो गया। क्यों? क्योंकि भोजन नहीं लाया गया, केवल क्या बजाई गई? घंटी। बार बार क्या बजाई गई? घंटी। तो लार का बंद हो जाना क्या कहलाता है? विलोप। ठीक है, लार का लुप्त हो जाना, बंद हो जाना क्या कहलाता है? विलोप। ठीक, नेक्स्ट शब्द है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण। स्टिमुलस
जनरलाइजेशन। उद्दीपक सामान्यीकरण को समझिए कि उद्दीपक सामान्यीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व अनुभव में कर चुका है। कैसे? उदाहरण सुनिए। पहला उदाहरण, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची तो अब वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा। इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। दूसरा उदाहरण सुनिए। पाउलो ने क्या किया? घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई, जो कि घंटी की आवाज से मिलती जुलती थी। तो कुत्ते ने सीटी की आवाज पर भी वही क्रिया की जो वह घंटी की आवाज पर करता था। इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। तीसरा उदाहरण सुनिए। वाटसन को जानते होंगे आप। वाटसन के पुत्र का नाम था अल्बर्ट। वाटसन ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? सुनिए। छोटा सा शिशु, छोटे से शिशु के पास खरगोश रखा गया। छोटा सा शिशु नहीं डरता, वो शिशु उस खरगोश से खेलने के लिए उसे छूने लगा। जैसे ही वो उसे छूने लगा, पीछे से डरावनी आवाज की गई। भौ करके डरा देते, हम खुद ही डर जाते। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हो, एकदम से कोई अचानक आए डरा दे, हम डर जाएंगे। वो छोटा सा शिशु था। वो छोटे से शिशु पर यह प्रयोग किया गया जो उचित नहीं था, लेकिन फिर भी प्रयोग किया गया था। वो सुनिए आप। छोटा सा शिशु अल्बर्ट 11 माह का खरगोश को छूने की कोशिश करता है। जैसे उसे छूने की कोशिश करता है, पीछे से डरावनी आवाज आती है, वो डर जाता है। इसी क्रिया की क्या होती है? पुनरावृत्ति। फिर वो खरगोश को छूने की कोशिश करता है, फिर डरावनी आवाज, फिर दूर हट जाता है। फिर वो जैसे खरगोश को छूने की कोशिश करता है, फिर डरावनी आवाज, फिर दूर हट जाता है। तो उस शिशु के एक बात समझ में आई कि एक खरगोश डरावना है, क्योंकि जब वो उसे छूने की कोशिश करता था तभी डरावनी आवाज आती थी। तो शिशु उस खरगोश से डरने लगा। अरे खरगोश से तो डरने ही लगा, साथ ही साथ रोएदार चीजों से भी डरने लगा। अब शिशु के सामने कोई भी रोएदार चीज लाई जाए, सॉफ्ट टॉयज वगैरह आते हैं, टेडी बियर वगैरह आते हैं, तो वो अगर शिशु के सामने लाया जाए तो वो उनसे भी डरने लगा। इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। ठीक, बात में आ गई होगी, वापस सुन लो। बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वह पूर्व अनुभव में कर चुका है। पाउलो ने घंटी की आवाज के स्थान पर सीटी बजाई, तो कुत्ते ने सीटी की आवाज के प्रति भी वही क्रिया की जो वह घंटी की आवाज पर करता था। दूसरा उदाहरण, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभने पर चोट पहुंची तो वह किसी भी लाल वस्तु से डरने लगा। वाटसन ने अपने पुत्र 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि वो खरगोश से तो डरने ही लगा, साथ ही साथ रोएदार चीजों से भी डरने लगा। इसे कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट है उद्दीपक विभेदीकरण। स्टिमुलस डिफ्रेंसिएशन। उद्दीपक विभेदीकरण का मतलब समझिए कि उद्दीपक विभेदीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए, प्रयोग आपको पता ही है। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। अरे घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। घंटी बजी, लार गिरी, भोजन आया। सीटी बजी, लार गिरी, भोजन नहीं आया। तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों में विभेद करना सीख गया। उसे पता चल गया
कि जो घंटी की आवाज है ना एग्जैक्टली इसी पे भोजन आता है, और ये जो सीटी की आवाज हो रही है इस पर भोजन नहीं आता। कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों में विभेद करना सीख गया और अब घंटी की आवाज पर ही वो क्रिया करता था, लार टपकाता था, और सीटी की आवाज पर लार नहीं टपकाता था, क्योंकि वो दोनों उद्दीपकों में विभेद करना सीख गया। तो उद्दीपक विभेदीकरण। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे समय कारक की। समय कारक, टाइम फैक्टर की। समय कारक की हम बात कर रहे हैं तो सुनिए, प्रयोग क्या था। घंटी बजी, घंटी बजते क्या आया भोजन, भोजन को देकर क्या गिरी थी लार। सोचो, घंटी बजती, उसके तुरंत बाद भोजन नहीं आता और कोई काम होता और कुछ देर के बाद भोजन आता, तो क्या घंटी और भोजन दोनों में संबंध स्थापित हो पाता? नहीं। संबंध स्थापित कब हुआ? घंटी बजते क्या आया भोजन, घंटी बजते क्या आया भोजन, घंटी बजते क्या आया भोजन। तो घंटी और भोजन दोनों में क्या स्थापित हो गया? संबंध। तो ध्यान से सुने, दोनों उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में क्या आएगी? बाधा। तो दोनों उद्दीपकों के बीच अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड का अंतराल हो, 2 का, 3 का, 4 का, ज्यादा से ज्यादा 5 का। 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में क्या आएगी? बाधा। ठीक है, ये शब्द आपको इसी तरह से ध्यान रखें। देख लीजिए एक बार, विलोप या विलीनीकरण किसे कहेंगे? विलोप या विलीनीकरण किसे कहेंगे? बार बार घंटी बज रही थी, भोजन नहीं आ रहा था, घंटी बज रही थी, भोजन नहीं आ रहा था, तो अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया यानी लार का गिरना क्या हो गया? बंद। इसे क्या कहेंगे? विलोप। बताया था मैंने, अनुबंधन स्थापित हो जाने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किए जाने पर अंततोगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, बालक मिलती जुलती परिस्थितियों के प्रति वैसा ही व्यवहार करता है जैसा वो पूर्व अनुभव में कर चुका है। उद्दीपक विभेदीकरण, कुत्ता विभेद करना सीख गया था, क्योंकि घंटी की आवाज पर तो भोजन आता था लेकिन सीटी की आवाज पर नहीं आता था, तो कुत्ता दोनों उद्दीपकों में विभेद करना सीख गया और वो घंटी की आवाज पर ही लार टपकाता था और सीटी की आवाज पर नहीं। समय कारक, ध्यान रखना है, 2 उद्दीपकों में अनुबंधन स्थापित होने के लिए 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये कुछ मुख्य शब्दावली आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व की। पावलोव ने ये जो प्रयोग किया है कुत्ते पर, ये सारी जो चीजें की हैं, इनसे क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं, क्या इसके शैक्षिक महत्व है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो देखिएगा इधर, देखिए इधर, पावलोव का प्रयोग आपने पढ़ा है, नमन प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। सतर्क, ध्यान से देखिए, सतर्क कह दो या सावधान। आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए, सतर्क शब्द आ जाए या सावधान शब्द आ जाए, सतर्क या सावधान शब्द आते ही याद करना किसको? कुत्ते को। कुत्ता यहां से सतर्क रहा, उसने ध्यान दिया कि हो क्या रहा है, घंटी बज रही, उसके बाद भोजन आ रहा है। अगर वो यहां से सतर्क नहीं रहता, उसे पता ही नहीं चलता कब घंटी बजती कब भोजन आता है। तो सतर्क कौन रहा? कुत्ता। सावधान कौन? कुत्ता। तत्पर कौन? बिल्ली। तत्पर कुत्ता नहीं, तत्पर कौन? बिल्ली। तत्पर शब्द आ जाए बिल्ली को याद करना, सतर्क और सावधान शब्द आ जाए कुत्ते को याद करना। ठीक है, तो प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क रहता है। सतर्क कौन रहा? कुत्ता। और कुत्ते के सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, किसका? श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, श्रव्य दृश्य, मात्र और मात्र एक यही प्रयोग है पावलोव वाला, कुत्ते वाला, जिसमें आपको श्रव्य और दृश्य दोनों सामग्री दिखाई दे रही है। श्रव्य, घंटी, दृश्य, भोजन, श्रव्य, घंटी, दृश्य, भोजन, श्रव्य, घंटी, दृश्य, भोजन।
और किसी प्रयोग में आपको श्रव्य दृश्य सामग्री दिखाई नहीं देगी। तो जिस प्रकार इस सिद्धांत में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति, याद रखना मेन शब्द है इसमें पुनरावृत्ति। मेन शब्द क्या है? पुनरावृत्ति। किसकी पुनरावृत्ति? घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, पुनरावृत्ति हुई है इसमें। अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि मैडम थॉर्नडाइक में भी पुनरावृत्ति, नहीं, थॉर्नडाइक में अभ्यास हुआ था, अभ्यास पुनरावृत्ति में अंतर क्या, भी बात आगे आएगी। पुनरावृत्ति शब्द आ जाए, पुनरावृत्ति शब्द तो ध्यान देना, पुनरावृत्ति, घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, पावलोव, और पावलोव के सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित, बात कर चुकी हूं मैं आपसे। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित होता है। अनुबंधन किस किस में स्थापित होता है? घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन, दोनों में क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित होता है। कैसे? एक बालक डेली अपने जूते एक रेक पर उतारता है, डेली अपने जूते एक रेक पर उतारता है, डेली अपने जूते एक रेक पर उतारता है, रेक वहां से हटा दी जाती, फिर भी बच्चा अपने जूते उतारने वहीं जाता है, क्योंकि उस जगह से उसका क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ और इस बोर्ड की यहाँ मान लीजिए कि घड़ी लगी हुई है, तो आप पढ़ते पढ़ते समय कहाँ देखेंगे? यहाँ। समय कहाँ देखेंगे? यहाँ। समय कहाँ देखेंगे? यहाँ। घड़ी हटा दी गई, फिर भी आप समय कहाँ देखोगे? यहाँ, क्योंकि इस जगह से आपका क्या स्थापित हो गया? अनुबंधन। याद रखना, पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। भाषा को सीखने व सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। किसके लिए? भाषा को सीखने और सिखाने के लिए। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? पुनरावृत्ति से। कैसे सीखता है भाषा? पुनरावृत्ति से। और पुनरावृत्ति से सीखता है। जिन शब्दों को सुनता है उन्हीं को बोलता है, जिनको सुनता है उन्हीं को बोलता है। पुनरावृत्ति वाली बात एक ही सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो याद रखो, सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखना आप। नंबर 1, सतर्क। नंबर 2, श्रव्य दृश्य सामग्री, ठीक है, और नंबर 3 पुनरावृत्ति। 3 बातें, सतर्क, श्रव्य दृश्य सामग्री, पुनरावृत्ति। 3 बातें पहले आपको ध्यान रखनी। सतर्क, कौन रहा? कुत्ता। श्रव्य दृश्य, घंटी भोजन, घंटी भोजन। तीसरी बात पुनरावृत्ति। 3 बातें ध्यान रखनी, सतर्क, श्रव्य दृश्य, पुनरावृत्ति। सतर्क, श्रव्य दृश्य, पुनरावृत्ति। बाकी की सभी बातें केवल पुनरावृत्ति से निकल करके आएंगी। कैसे? सुन लो एक बार। पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। बालक भाषा कैसे सीखता है? पुनरावृत्ति से। आदत का निर्माण कैसे होता है? पुनरावृत्ति से। आदत का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। आदत का निर्माण कैसे होता है? पुनरावृत्ति से। तो पहले तो यहां तक की बात समझ में आ गई। 3 बातें तो क्या थी? पहली सतर्क, श्रव्य दृश्य, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से बाकी आगे की बातें निकल के आएंगी। पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। भाषा कैसे सीखी जाती है? पुनरावृत्ति से। कैसे सीखी जाती है? पुनरावृत्ति से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां कैसे? बहुत सारी भ्रांतियां होती, जैसे आपकी भी कई भ्रांतियां बनी होगी, ढेरों भ्रांतियां होती हैं जो दिमाग में बनी हुई होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में से कईयों की मानसिक भ्रांति बनी हुई होगी कि बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? अपशकुन। सबसे पहले तो बताओ आपकी भ्रांति बनी कैसे? कैसे बनी? बिल्कुल, हमने बार बार अपने घर वालों के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा, समाज वालों के द्वारा बार बार सुना, और बिल्ली रास्ता काट के रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अपशकुन हो जाएगा। अरे भैया ऐसा पता नहीं क्या होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, और ये पता उसके साथ बहुत बुरा हुआ, सुबह सुबह बिल्ली रास्ता काट गई। ऐसी बातें सुनी हमने, बार बार ऐसी बातें सुनी, तो वो बात हमसे क्या हो गई? अनुबंधित, संबंधित हो गई। तो हम भी क्या मानने लग गए कि हाँ, बिल्ली के रास्ता काटने से क्या होता है? अपशकुन। बनी कैसे ये भ्रांति? पुनरावृत्ति से। दूर भी पुनरावृत्ति से होगी। दूर पुनरावृत्ति से कैसे होगी?
आप कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए मत रुकना जाना। दोबारा जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए मत रुकना जाना। तीसरी बार जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट जाए मत रुकना जाना। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग से भ्रांति दूर हो जाएगी। और वैसे थोड़ा सा यहां से सोचो, यहां से बिल्ली के रास्ता काटने से भला क्या अपशगुन होगा, लेकिन नहीं, सबने कहा तो हमने भी मान लिया कि बिल्ली के रास्ता काटने से अपशगुन होता है। बच्चों, बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अपशगुन नहीं होता। अब आप कहोगे कि नहीं मेरे साथ हुआ था, बिल्ली रास्ता काट गई, मैं रुका नहीं, चला गया, अपशगुन हुआ। बेटा, अपशगुन बिल्ली की वजह से नहीं हुआ, यहां से हुआ। क्योंकि यहां जरूर सोच लिया होगा कि अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अब तो अपशगुन होगा। तो बेटा यहां से होता है। बिल्ली के रास्ता काटने से कोई अपशगुन नहीं होता। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं वो बनती भी कैसे? पुनरावृत्ति से। दूर भी कैसे होंगी? पुनरावृत्ति से। ठीक है। आदत का निर्माण। यहां तो हमने भय संबंधी भ्रांति की बात की। आदत जन्मजात होती है, अर्जित? आदत अर्जित होती है। किसी भी क्रिया को हम बार बार, पुनरावृत्ति बार बार करते हैं तो ऐसा करना हमारी क्या बन जाती है? आदत। आदत कैसे बनी? पुनरावृत्ति से। किसी को उंगलियां चटकाने की आदत पड़ जाती है, पैर हिलाने की आदत पड़ जाती है, पेन कान में डालने की आदत पड़ जाती है। आदत कैसे बनी? पुनरावृत्ति से। मैंने कहा ना, सारी बातें पुनरावृत्ति से निकल के आएंगी। और पुनरावृत्ति शब्द आ जाए तो पावलोव को याद करना, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को याद करना। तो आदत किससे बनती? पुनरावृत्ति से। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाएं, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम और घृणा का विकास होता है। प्रेम और घृणा का विकास कैसे? कई घरों में पेरेंट्स जिनको मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं होता, वो अपने बच्चों को किसी भी शब्दों से पुकार देते हैं। जैसे गधा है, कोई काम नहीं कर सकता, बच्चे को क्या कह दिया? गधा। अब बच्चे ने सोचा कि पेरेंट्स ने अब कह दिया तो कह दिया। घर में कोई मेहमान आए और मेहमानों के सामने भी हमारी गधा का गधा रहेगा, फिर बच्चे को क्या कह दिया? गधा। बच्चे ने बाहर इतना अच्छा काम किया, बाहर उसके काम की प्रशंसा हो रही है, वो घर में भी दिखाने के लिए लाता है कि उसके काम की प्रशंसा होगी, लेकिन देखने से पहले कह दिया जाता है चल गधा है, क्या काम करेगा? फिर क्या बोल दिया? गधा। बार बार क्या कहा? गधा। बार बार क्या कहा बच्चे से? गधा। बार बार क्या कहा? गधा। तो वो गधा शब्द बच्चे से अनुबंधित हो गया और हकीकत में बच्चा अपने आप को क्या समझने लग गया? गधा। हयस, हीन भावना का शिकार हो जाता है बच्चा, अपने आप को गधा समझने लग जाता है। कई बार पेरेंट्स ऐसे बच्चे से कहते बेटा जरा ये काम कर देना, तो बेटा क्या बोलता है कि मैं तो गधा हूं, किसी और से करवा लो, मैं तो गधा हूं। बच्चा खुद अपने आप को गधा कहने लग जाता है। पेरेंट्स को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चे से अनुबंधन स्थापित हो जाता है इन शब्दों का। ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें। ठीक है, हम इंसान हैं, कभी कभार हमारे मुंह से गलत शब्द निकल सकता है, लेकिन कम से कम गलत शब्दों की बच्चे के लिए पुनरावृत्ति ना करें। बच्चे को सुधारने के तरीके नहीं होते हैं। आपको पता है बच्चों को तो हम किस तरह से सुधारते हैं। छोटा सा बच्चा बात नहीं मान रहा तो हम क्या बोलते हैं? अरे मेरा राजा बेटा है, देख कितना अच्छा बेटा है, अभी देखना ये काम कर देगा, वो कर देगा। और गधा है, गधा है, गधा है, तो बच्चा सोचता गधा तो हुई, गधा तो हुई, वो और गलत काम करेगा, सुधरेगा नहीं। तो ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें। इसी प्रकार बालक में प्रेम और घृणा का विकास होता है। नफरत करने लगेगा घर से, ज्यादा समय बाहर गुजारेगा। फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हमने इस बच्चे को पूरा लाड प्यार दिया, पूरी सुख सुविधाएं दी, लेकिन 2 मिनट हमारे पास नहीं बैठता है। माना कि आपने बच्चे को पूरा लाड प्यार दिया, पूरी सुख सुविधाएं दी, लेकिन बार बार बच्चे को क्या कहा? गधा। नफरत करने लगा, वो ज्यादा समय बाहर गुजारने लगा जहां उसकी प्रशंसा होती है। तो ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति ना करें। क्या ना करें? पुनरावृत्ति, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम और घृणा का विकास होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से, कौन से तरीके से? यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। यांत्रिक यानी मशीनी, यांत्रिक यानी मशीनी। अब मुझे बताइए पहले, अभ्यास किसमें हो रहा है? याद रखना, एक शब्द है अभ्यास और एक शब्द है पुनरावृत्ति।
एक शब्द है अभ्यास, एक शब्द है पुनरावृत्ति। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? हाँ, अभ्यास में भी पुनरावृत्ति होती है, दोनों में अंतर है। याद रखना, अभ्यास किस में हो रहा है? थॉर्नडाइक। पुनरावृत्ति पावलोव। वापस सुन लो, अभ्यास थॉर्नडाइक, पुनरावृत्ति पावलोव। क्या अंतर है दोनों में? सुनिए, ऐसी पुनरावृत्ति जो सोच समझ कर की जाती है, जो यहां से की जाती है, वो कहलाती है अभ्यास। और ऐसी पुनरावृत्ति जो मशीनी तरीके से हो रही है, यांत्रिक तरीके से हो रही है, इसका कतई यूज नहीं हो रहा। जैसे पेरेंट्स ने आपसे मना किया, ये बेटा पैर मत हिलाया करो। आपने पूछा क्यों? तो पेरेंट्स ने आपसे क्या कहा? बोला ना, अपशगुन होता है, पैर मत हिलाया करो। अब आप किसी दूसरे व्यक्ति को पैर हिलाता देखते हैं तो आप मना करते हैं, पैर मत हिलाया करो, अपशगुन होता है। वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को पैर हिलाता देखेगा, वो भी आगे ट्रांसफर करेगा बात, पैर मत हिलाया करो, अपशगुन होता है। पता चली आ रही, पता नहीं कब से ये बातें। क्या अपशगुन होता है पैर के हिलाने से? पैर के हिलाने से अपशगुन कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, पैर का हिलाना गलत माना जाता है, क्योंकि पैर का हिलाना आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव पॉइंट है। पैर का हिलाना आपके कंसंट्रेशन की कमी को शो करता है। पैर का हिलाना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को शो करता है। पैर का हिलाना सामने वाले को इरिटेट करता है। मान लीजिए आप मेरे पास मिलने के लिए, यार आपका पैर मूवमेंट कर रहा है, मैं आपसे ज्यादा देर बात करना पसंद नहीं करूंगी। अरे एटिकेट्स होने चाहिए, किसी से मिलने जा रहे हैं तो बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में बैठें, ध्यान से बात को सुने। पैर का हिलाना आपकी पर्सनैलिटी में नेगेटिव पॉइंट माना जाता है, इसलिए पैर नहीं हिलाना चाहिए। बाकी पैर के हिलाने से अपशगुन कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमें तो पेरेंट्स ने यही बताया कि पैर के हिलाने से अपशगुन होता है, तो हमने बात ट्रांसफर कर दी। ये जस्ट पुनरावृत्ति है, जस्ट पुनरावृत्ति। सभी ने हमसे कहा कि बिल्ली का रास्ता काटने से अपशगुन होता है, तो हमने भी मान लिया कि बिल्ली का रास्ता काटने से अपशगुन होता है। हम दूसरे व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ, अपशगुन होगा। तीसरे व्यक्ति को ज्ञान दे रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, रुक जाओ, अपशगुन होगा। अरे क्या अपशगुन होगा बिल्ली का रास्ता काटने से? लेकिन ये जस्ट पुनरावृत्ति, यहाँ का यूज नहीं कर रहे हैं। सबने कहा, हम भी कहे जा रहे हैं, ये जस्ट पुनरावृत्ति है। तो याद रखना, ऐसी पुनरावृत्ति जो सोच समझ कर की जाती, वो तो क्या कहलाती है? अभ्यास। और ऐसी पुनरावृत्ति जो जस्ट मशीनी तरीके से हो रही, यांत्रिक तरीके से हो रही है, वो जस्ट क्या कहलाएगी? पुनरावृत्ति। अरे रट रट कर पढ़ना पुनरावृत्ति, सोच समझ कर पढ़ना अभ्यास। रट रट कर पढ़ना पुनरावृत्ति, सोच समझ कर पढ़ना अभ्यास। ठीक है, तो ये सिद्धांत किस पर बल दे रहा है? यांत्रिक तरीके से सीखने पर क्या देता है? बल। कौन सा सिद्धांत? पावलोव का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। अब वापस हम शैक्षिक महत्व को घोट करके पीते हैं एक बार। यहां से सुनो और समझो, अपने आप आंसर निकलेंगे। तो सुनिए, सबसे पहली बात क्या होगी? सतर्क। इधर देखिए, सबसे पहली बात क्या होगी? सतर्क। दूसरी बात, श्रव्य दृश्य सामग्री। और तीसरी बात, पुनरावृत्ति। सारी बातें पुनरावृत्ति से निकलेंगी बाकी की। सतर्क। प्राणी तभी सीखता है जब वो सतर्क रहता है। सतर्क कौन रहा? बिल्ली या कुत्ता? कुत्ता। और कुत्ते के सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। दूसरी बात, श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य, श्रव्य घंटी दृश्य भोजन, श्रव्य घंटी दृश्य भोजन। तो उसी प्रकार शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। और तीसरी बात, पुनरावृत्ति। किस किस की पुनरावृत्ति? घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन। तो सुनिए, पुनरावृत्ति के आधार पर क्या स्थापित होता है? अनुबंधन। याद रखना, पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित होता है। बच्चा भाषा कैसे सीखता है? पुनरावृत्ति से। आदत का निर्माण पुनरावृत्ति से। भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां बनती और दूर होती हैं कैसे? पुनरावृत्ति से। बच्चों से गलत शब्दों की क्या नहीं करनी चाहिए? पुनरावृत्ति। क्योंकि इसी प्रकार प्रेम और घृणा का क्या होता है? विकास। यांत्रिक तरीके से सीखना यानी पुनरावृत्ति से सीखना। पुनरावृत्ति से सीखना। बात समझ में आ गई होगी। दो सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक का और पावलोव का। थॉर्नडाइक एंड पावलोव, थॉर्नडाइक एंड पावलोव। दोनों सिद्धांतों पर से एक बार मुझे जवाब देने की कोशिश करें तुरंत। कुत्ता बिल्ली मत बोलना, या तो बोलना थॉर्नडाइक या बोलना
पावलोव। ठीक है, घर बैठे बैठे कोई कहे कुत्ता कोई कहे बिल्ली, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? थॉर्नडाइक और पावलोव। ठीक, बताइएगा। अमेरिका के निवासी थॉर्नडाइक, रूस के निवासी पावलोव, कुत्ते पर प्रयोग पावलोव, बिल्ली पर थॉर्नडाइक, सतर्क रहना पावलोव, आदत का निर्माण पावलोव, भाषा का निर्माण पावलोव, अनुभव से लाभ उठाना थॉर्नडाइक, निरंतर प्रयास थॉर्नडाइक, अभ्यास थॉर्नडाइक, पुनरावृत्ति पावलोव। ठीक है, अभ्यास किस में आएगा? थॉर्नडाइक, पुनरावृत्ति पावलोव, छोटे बच्चों के लिए थॉर्नडाइक, मंद गति वालों के लिए थॉर्नडाइक, यांत्रिक तरीके से सीखना पावलोव, भय संबंधी भ्रांतियां पावलोव, श्रव्य दृश्य सामग्री पावलोव। बात समझ में आई? इस तरह से आपको ध्यान रखना है। थॉर्नडाइक और पावलोव दोनों सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल अरेंज रखने हैं ऐसे कैसे सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों में सबसे जटिल सिद्धांत माना जाता है पावलोव का सिद्धांत, सबसे जटिल माना जाता है पावलोव का सिद्धांत। और ये बात बता रही हूं मैं आपको पढ़ाने के बाद। यही बात यदि मैं आपको पढ़ाने से पहले बता देती कि बच्चों बहुत जटिल सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, तो पढ़ाने से पहले ये बात मैं आपको बता देती तो आप यहां से जटिल हो जाते और समझ में नहीं आता। शिक्षक बनने जा रहे हो आप, तो आप भी ध्यान रखो, कभी भी बच्चों को पहले ये ना बोलें कि बेटा जटिल पढ़ने जा रहे हैं। नहीं, पढ़ा दो। सरल पढ़ाते पढ़ाते कब जटिल पढ़ा दोगे पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पढ़ाने के बाद बता दो कि जटिल वटिल तो हम पढ़ चुके हैं। पावलोव का सिद्धांत जटिल माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने समझा है आपको ये सिद्धांत जटिल नहीं लगना चाहिए। तो दो सिद्धांत पूरी तरह से हम पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक का और पावलोव का। बात क्लियर? तो दोनों सिद्धांतों को अच्छे से रिवाइज करिए ताकि हम आगे बढ़े, और तीसरे सिद्धांत की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.